हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं डॉक्टर एनएस लीलारे। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक हलचल के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कैसे पृथ्वी क्रस्ट में, मेटल में और कोर में डिवाइडेड है, या पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना को हमने प्रमुख 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 जो बाहरी जो भू प्रॉपर्टी है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, और जो सेकंड नंबर का जो है वो प्रवार कहते हैं या मेटल कहते हैं, और जो कोर है, जो गर्भ है, उसको हम कोर कहते हैं या क्रोट कहते हैं। तो ऐसे 3 मुख्य भागों में पृथ्वी के आंतरिक संरचना को हमने वर्गीकृत किया था। वो वीडियो यदि आपको देखना है तो ऊपर बेल आइकन में आप देख सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो पे या चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को पृथ्वी की आंतरिक हलचल कैसे होती है या इनके लिए जिम्मेदार कौन कौन से घटक है इसके बारे में। तो देन भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से मेटल के ऊपरी परत में होती है। जो पृथ्वी की जो हलचलें हैं वो मेटल का जो ऊपरी हिस्सा है, क्योंकि मेटल को हमने 2 भाग में विभाजित किए हैं, एक तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल। तो मेटल के ऊपरी हिस्से में पृथ्वी की जो है आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से होती है। और मेटल में रेडियो एक्टिविटी पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा का निर्मित होती है, और ये ऊर्जा तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है। ऊर्जा की इन तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्माण होकर हलचल पैदा होती है या हलचल निर्माण होती है, जिसे हम या पृथ्वी के आंतरिक हलचलों को हम गति के आधार पर, दिशा के आधार पर और भूरूपों के आधार पे वर्गीकृत कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सारणी में कि इस चीज़ को बताया गया है कि आंतरिक भूचलों का या भू हलचल का वर्गीकरण। तो आप देख पाएंगे पहले जो हमने गति के आधार पे इसको वर्गीकृत किया है, तो जिसमें नंबर 1 है मंद हलचल, जिसको हम कहेंगे, और मंद हलचल या मंद भू हलचल। तो इसमें निरंतर उत्सर्जन होता है और इससे निर्मित होने वाले जो भूरूप होंगे वो तो चाहे पर्वत होगा या महाद्वीप से रिलेटेड होगा। और नंबर 2 है शीघ्र हलचल, और शीघ्र हलचल में ये एकदम क्विक होते हैं और ये मनुष्य के लिए बहुत ही विनाशकारी होता है। और इसमें मुख्यतः भूकंप और ज्वालामुखी का हम समावेश करते हैं। और उसी प्रकार नंबर 2 में हम देखें दिशा के आधार पे, डायरेक्शंस के आधार पे यदि हम पृथ्वी के हलचल को वर्गीकृत करें तो इसमें है क्षितिज समांतर हलचल या क्षितिज समांतर भू हलचल, और दूसरा है ऊर्ध्वगामी और अधोगामी भू हलचल। और पृथ्वी के आंतरिक भू हलचल का वर्गीकरण हम भूरूप के भी आधार पे कर सकते हैं, जो आप सारणी में देख पा रहे हैं। तो नंबर 1 इसमें महाद्वीपीय भू हलचल है, जिसमें द्वीप है, पठार है, उच्च भूमि का निर्माण करने वाली शक्तियां हैं, इसका अध्ययन होता है। और नंबर 2 है पर्वत निर्माणकारी जो है भू हलचल है, जिसमें वलीकरण, भ्रंशन की क्रियाएं इत्यादि का हम अध्ययन करते हैं। अब हम देखेंगे मंद हलचल क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि हलचल के गति के आधार पे 2 प्रकार है। एक तो मंद हलचल है, जो मंद गति से होता है उसे ही हम मंद हलचल कहते हैं, और दूसरा है
शीघ्र गति से होने वाला हलचल। तो इसमें हम सबसे पहला नंबर पे देखेंगे मंद हलचल। तो मंद हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मिति और महाद्वीप निर्मिति के स्वरूप में हमको इसका परिणाम दिखाई देता है। तो मंद हलचल के कारण खास करके महाद्वीपों का निर्माण होगा और खासकर भूपटल पर पर्वत निर्मिति होगा। तो इसे हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं या निम्न ये सारणी के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप इस सारणी में देख पा रहे हैं कि एक तो परिणाम दिखाए हमने जिसमें लहरों की हलचल की दिशा है। तो लहरों के हलचल की दिशा में जब लहरें एक दूसरे के पास आती है तो एक दूसरे के लहरों के पास आने से दबाव निर्माण होगा। तो इसे ही कहते हैं हम दबाव निर्माण कारण दबाव के निर्माण से होने वाली हलचल। और दूसरा होता है कि जब लहरें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो इसे ही कहते हैं हम तनाव निर्माण करने वाली जो हलचल है। और इसके कारण से कठोर चट्टान पर क्या प्रभाव होता है और जो चट्टानें मृदु है या कोमल है उस पर क्या प्रभाव होता है। तो कठोर चट्टान पर खासकर जब दबाव पड़ेगा तो वो टूटेंगे या दबाव पड़ेगा तो टूटने से भ्रंश का निर्माण होगा। और कोमल चट्टानों पर जब दबाव पड़ेगा तो कोमल चट्टानें मुड़ जाएंगे, या तो ऊपर की ओर मुड़ जाएंगे जिसे कहेंगे वलीकरण, या नीचे की ओर मुड़ेंगे तो उसे कहेंगे हम भ्रंशन। तो इस प्रकार से मंद हलचल के कारण ये सब चीज़ें घटित होता है। तो अगर हम बात करें मंद हलचल में तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पर्वत निर्माण करने वाली हलचलें या पर्वत निर्माणकारी हलचलें। तो पर्वत निर्माणकारी हलचलों में हम देखेंगे कि नंबर 1 है इसमें स्थल मंडल में भू हलचलों के दबाव यानी जब दो जो ऊर्जाएं एक साथ एक दूसरे के समीप आती है तो इसे ही कहते हैं हम दबाव। तो दबाव के से वलय या मोड़ निर्मित होते हैं, और वलय या मोड़ निर्मित होते हैं तो इसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो इसमें आप देख पाएंगे दबाव के कारण वलित पर्वत, जिसको हम मोड़दार भी पर्वत कहते हैं, इसका निर्माण होता है। तो वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊर्जा का वहन होता है या ऊर्जा बहते रहती है, और इन ऊर्जा लहरों के कारण कोमल चट्टानों की परतों पर क्षितिज समांतर दिशा में दबाव पड़ता है। क्षितिज समांतर यानी पैरेलल में चट्टानों पर प्रभाव पड़ता है या दबाव पड़ता है। फलस्वरूप जब चट्टानों में प्रभाव पड़ेगा तो उनमें वलय निर्माण होगा। चट्टानों में जब दबाव पड़ेगा दो चट्टानों के बीच या कोमल चट्टानों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा या दबाव पड़ेगा तो वो वलय के रूप में आ जाते हैं। और दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में होगी, यानी दबाव अगर ज़्यादा हो तो वलय जो है या मोड़ है वो ज़्यादा बड़ी मात्रा में निर्मित होते हैं। परिणाम स्वरूप भूमि के सरफेस पर उथल पुथल होने लगती है, और जिससे भूमि का जो पृष्ठ भाग है वो ऊपर उड़ जाता है, और इससे ही वलित पर्वतों की निर्मिति होती है। और इससे ही वलित पर्वत का निर्माण होता है कि आप जो वलित पर्वत देखेंगे पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, तो ये दो लहरों के दबावों के कारण निर्माण हुआ है। जैसे कि यदि आप हिमालय पर्वत, भारत में हिमालय पर्वत देख ले तो ये वली पर्वत का उदाहरण है। अरावली है, राखी है, राकी पर्वत है। चाहे अमेरिका की बात करें हम, उत्तर अमेरिका में राकी पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, आल्पस पर्वत इत्यादि जो विश्व के प्रमुख वलित पर्वत के उदाहरण हैं।
और इसको आप इन आकृति में आप देख सकते हैं कि कैसे दबाव के कारण यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। दोस्तों, दबाव के कारण हमने देखा कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भू हलचलों के कारण जब क्षितिज समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। जब ऊर्जा तरंगे एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा, चट्टानों पर तनाव निर्माण होगा और तनाव निर्माण होने के कारण चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और उसी को हम कहते हैं भ्रंश। और भ्रंश से निर्माण होने वाली पर्वतों को हम कहते हैं भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्स पर्वत। तो उसी प्रकार यदि कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से दबाव बढ़ता है और इस प्रकार क्या होगा, भ्रंश निर्माण होंगे। तो दो समांतर भ्रंशों के बीच वाला भाग जब ऊपर उठता है तब वो एकदम ठीहे के आकार के समान दिखाई देता है, या उसका जो आकार होता है वो ठीहे की आकार का होता है। आप मतलब यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं। और ऐसे भूपटल को ही भ्रंश पर्वत कहते हैं। और भ्रंश पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है। उस पर प्रारंभ के समय में शिखर नहीं होते, इसका ढलान भी तीव्र होता है। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत में मेघालय का पठार इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है या बढ़िया उदाहरण है। भारत में मेघालय पठार का ये आकृति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भ्रंश पर्वत का एक मुख्य उदाहरण है। तो इस तरीके से भूपृष्ठ पर क्षितिज समांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती है तब भूपटल के चट्टानों पर तनाव का निर्माण होता है। भूपटल के चट्टानों का तनाव निर्माण होगा और उससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती है, जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप दोनों भागों में चट्टानें दूर हो जाती है और चट्टानों की समानता नहीं रहती। अब देखेंगे हम भ्रंश घाटी। कभी कभी भूपटल पर तनाव का निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग है वो नीचे धंस जाता है, या नीचे धंसने के कारण एक खाई की निर्माण हो जाता है। तो ऐसे धंसे हुए भाग को ही हम भ्रंश घाटी कहते हैं। आप आकृति में देख सकते हैं कि भ्रंश घाटी की दोनों ढलानें तीव्र होती है। अगर हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो भारत में नर्मदा नदी का जो घाटी है वो भ्रंश घाटी का उत्तम उदाहरण है। आप जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, आकृति में देख सकते हैं। तो एक अफ्रीका महाद्वीप की अगर ग्रेट रिफ्ट वैली की बात करें या यूरोप में हम राइन नदी की भ्रंश घाटियों का बात करें तो ये सब भ्रंश के कारण ही ये घाटी बने हैं। तो इस तरीके से हमने आज पृथ्वी के आंतरिक हलचल जिसमें मंद हलचल के कारण कैसे वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत और भ्रंश घाटियों का निर्माण होता है, इसको देखा। के आंतरिक हलचल के कारण निर्मित होने वाले महाद्वीपों के बारे में। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा लें। तो देखेंगे हम कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल में हलचलों के कारण निर्मित का महाद्वीपों का निर्माण कैसे होता है। तो पृथ्वी के केंद्र
अथवा केंद्र की ओर भूपटल की ओर से मंद गति से हलचल हमेशा होते रहती है। भूपटल की ओर केंद्र की ओर से यानी कोर से लेकर, हम जो क्रोड पढ़े पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, तो भूपटल का जो क्रोड होता है, तो क्रोड से लेकर भूपटल की ओर, क्रस्ट की ओर मंद गति से हलचलें हमेशा होते रहती है या निरंतर होते रहती है। तो इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग ऊपर उड़ जाता है। भूपटल का एक बड़ा भाग ऊपर उड़ जाएगा या तो नीचे धंस जाता है। तो भूपटल का भाग समुद्री सतह से यदि ऊपर उड़ जाता है तो इससे महाद्वीप का निर्माण होगा, और यदि महाद्वीप का निर्माण होगा, अतः इन हलचलों को महाद्वीप निर्माण करने वाली हलचलें कहते हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण यदि भूपटल का भाग समुद्र सतह से ऊपर उड़ जाए, समुद्र सतह से ऊपर उड़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं महाद्वीप निर्माणकारी हलचलें या भू हलचलें। इन हलचलों से विस्तृत मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन मुख्य भूमि के धंसने की वजह से या मुख्य भूमि नीचे धंस जाए तो धंसने की वजह से समुद्र सतह से यदि नीचे चले जाता है तो ऐसे समय में वह भूभाग समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है। ऐसे समय में वो भूभाग समुद्री तल का सतह का भाग बन जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वी की जो हलचल है तो उसके कारण महाद्वीप या महासागरीय तल भागों का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आज हमने महाद्वीप का निर्माण और सागरीय तल का निर्माण कैसे होता है इसको हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पृथ्वी की शीघ्र हलचल के बात करेंगे, जिसमें खासकर भूकंप और ज्वालामुखी का समावेश रहने वाला है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए आप वीडियो पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा ले, जल्दी से दबाए, देरी नहीं करना है। आने वाले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।